है ना गाइस। तो कल अपन लोगों ने क्या किया था, अपन कर रहे थे कंपोनेंट्स, तीसरे कंपोनेंट पे थे, है ना। और उसका ये कुछ बीच में दिया हुआ है ना। Communicating financial roles and responsibilities, obtaining and understanding by the auditor. Yeah. Good afternoon बेटा। इसको भी स्किप करते हैं अपन, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत छपा है, ये इधर उधर हो गया है, ऊपर नीचे हो गया। चलो एक बार वापस से अपन देख लेते हैं क्या था, ठीक है ना। ओवरऑल जो अपन कर रहे थे बेटा, वो था कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, है ना। जिसमें अपन ने पहले देखा था कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर अपन ने कंट्रोल एनवायरनमेंट की भी बड़ी सारी डिटेलिंग की थी, है ना। उसके बाद फिर अपन ने देखा था एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर देखा था इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। और अभी अपन चौथा चालू कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल एक्टिविटीज, है ना। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी मतलब कि मेन प्रोसीजर जो डिजाइन है, मतलब आसपास की चीजों तो ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटी एग्जैक्टली मेन पार्ट है। हेलो 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 गाइस। कंट्रोल एक्टिविटीज जो है वो क्या है? वो एग्जैक्टली मेन पार्ट है, ठीक है। हेलो हेलो। यानी जो प्रोसीजर डिसाइड कर रहे हैं अपन, देखो तो क्या कह रहा है, ऑडिटर shall obtain the understanding of control activities relevant to the audit, which the auditor considers necessary to assess the risk of material misstatements. हेलो हेलो, क्या बोल रहा है? Auditor shall obtain an understanding of control activities relevant to the audit, which the auditor considers necessary to assess the risk of material misstatement. An audit requires an understanding of only those control activities जो कि ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर से रिलेट करती हैं। एक बार आ जाओ पूरी तरीके से इसमें वापस, ठीक है। याद करो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना। तो ऑडिटर को कंट्रोल एक्टिविटीज का ऑब्वियसली बात है अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन कौन से वाले जो रेलेवेंट, है ना। रेलेवेंट कौन से हैं? जो ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर को सीधे सीधे फर्क डालते हैं और अजर्शंस को, है ना। तो अब यहां पर देखो, यहां से मेन चालू है। Control activities are the policies and procedures that help ensure the management directives are carried out. बेटा ये जो सारी चीजें हैं आप देखो जरा ध्यान से, आप नोटिस करो, ये तो मेन चीज है ना। हेलो 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 गाइस, आपको समझ में आ रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सबसे मेन क्या है? इंटरनल कंट्रोल इटसेल्फ। हेलो हेलो हेलो, है ना। और इंटरनल कंट्रोल मतलब कि वो जो प्रोसीजर है कि भैया आई कार्ड चेक होने चाहिए, आ रहा है समझ में, है ना। मटेरियल आया तो उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो कैसे कैसे वो इंस्पेक्शन होगा ये मेन बात है। तो ये तो मेन बात है ही इसके इंटरनल कंट्रोल में, क्लियर है ना, ठीक है ना। तब देखो कंट्रोल एक्टिविटीज दो जगह हो सकती हैं, या तो आईटी या तो मैनुअल हो सकती हैं, है ना। तो बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको, उसके एंड आर अप्लाइड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल लेवल्स। हेलो 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 गाइस, है ना। Examples of specific control activities include those relating to the following: authorization, performance reviews, segregation of duties, physical control, information processing। ये मेन 5 एरियाज हैं। मतलब कंट्रोल जनरली इसी तरीके के होते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू वाले, क्योंकि किसी ने कोई काम किया तो वो चेक होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कोई भी हो तो वो ऑथराइज होना चाहिए, ड्यूटी सेग्रीगेट होनी चाहिए, इसका तो अपन ने डिस्कशन भी कर लिया। फिजिकल कंट्रोल, सिक्योरिटी गार्ड इसका एग्जांपल है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सही से हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, ये पर्पस है, क्लियर है।
हेलो हेलो हेलो, है ना। तो स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज को ब्रॉडली 5 एरियाज में बांट दिया इन लोगों ने। स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज को, है ना, ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में बांट दिया। कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट। कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज जो है, नहीं, कंट्रोल एक्टिविटीज जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट है ना, आर कंट्रोल एक्टिविटीज दैट रिलेट टू सिग्निफिकेंट रिस्क and those that relate to risk with substantive procedure alone do not provide sufficient appropriate audit evidence। अब बताओ क्या बोल रहे हैं यहां पर वो? कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट है जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है? सारे कंट्रोल तो देखता नहीं मैं, तो कौन से कंट्रोल देखूंगा जहां पे ऑब्वियसली बात है मेजर एरियाज हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर एग्जांपल सेल्स, हेलो हेलो हेलो, है ना गाइस। तो मेन जगह से रिलेटेड सारे मैं वो देख लूंगा, है ना। दूसरा, जहां पर सिर्फ सब्सटैंटिव से काम नहीं चलने वाला, फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइज्ड प्रोसीजर, है ना, तो वहां पर मेरे को कंट्रोल एक्टिविटीज देखनी ही पड़ेंगी। क्लियर है ना। बाकी ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जो उसको रेलेवेंट लगती हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगी, है ना। और जो भी उसको लगता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, ये बात पहले पॉइंट में भी कवर हो चुकी है, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, है ना। अब इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना, कि सिग्निफिकेंट रिस्क कब मानोगे किसी चीज को? फ्रॉड रिस्क इज सिग्निफिकेंट रिस्क, है ना। फ्रॉड रिस्क इज सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है ना। फिर याद रखना, ये क्या बोल रहा है कि जब मैं ये देख रहा हूं कि कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट हैं, तो ऑडिटर जो है कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग, मतलब इतनी चीजें तो कंसिडर करेंगे। पहला तो कि भैया फ्रॉड रिस्क है क्या? अगर फ्रॉड रिस्क है तो सिग्निफिकेंट है ऑटोमेटिकली, समझ रहा है। एक होता है रिस्क और एक होता है क्या? सिग्निफिकेंट रिस्क। क्लियर है? ठीक है। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है देखो, whether the risk related to recent, है ना, चेंजेस इन रेगुलेटरी एनवायरमेंट। हेलो हेलो हेलो, है ना। मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है कि कोई कुछ चेंज हो गया लीगल प्रोसीजर। तो सिग्निफिकेंट क्यों है कुछ चेंज हो गया? तो क्योंकि अगर कुछ चेंज हो गया है तो गलती होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, बताओ। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब कि इंपॉर्टेंट रिस्क, ये यहां तो गड़बड़ हो ही सकती है ऐसा वाला, या यहां पर गड़बड़ हो सकती है तो इफेक्ट बहुत ज्यादा आ सकता है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस, है ना। तीसरा, अगर कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रांजैक्शंस में तो रिस्क सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके छुपाने के, मैनिपुलेशन के सबके चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, है ना। बेसिकली ऑडिटर को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन सब जगहों पर। हेलो हेलो, ठीक है। फिर रिलेटेड पार्टी वाले रिस्क ऑटोमेटिकली क्या हो गए? सिग्निफिकेंट रिस्क। और क्योंकि ऑटोमेटिकली आप इसको फ्रॉड रिस्क में से भी तो कंसिडर कर ही सकते हो ना, लेकिन ठीक है, अलग पॉइंट दिया है, नंबर मिलेंगे अलग पॉइंट लिखने के। क्लियर गाइस, है ना। फिर जहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, जहां सब्जेक्टिविटी, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी अगर मान लो क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट रिस्क। क्यों?
क्योंकि भैया यहाँ तो अमाउंट एस्टिमेटेड है, श्योर ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, बताओ। क्लियर है ना? और लास्ट क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, हाँ। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है बेटा? हेलो हेलो, देखो, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन अगर किए हैं, है ना, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट रिस्क है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्यों नहीं किए? क्लियर है? तो मैंने देखो ध्यान से इसमें अंडरलाइन किया है, सिर्फ जितना अंडरलाइन किया वो आपके काम का है, बाकी समझ तो आप गए होगे मुझे लगता है ना? जितना अंडरलाइन या हाईलाइट किया है उसको बस आपको याद करना है, बाकी तो एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो सिग्निफिकेंट रिस्क का, सिंस आ चुका है और शायद 5 नंबर के आसपास का आया था, मतलब 4 और 6 भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन इसलिए एवरेज 5 तो ले रहा हूं मैं इसका, ठीक है गाइस? हेलो हेलो, है ना? अब है आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क, है ना? देखो, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन और जजमेंटल मैटर। अब भी ऊपर यही बताया है इसमें, है कि नहीं? ठीक है ना? तो वो ये कह रहा है कि इन चीजों का ध्यान रखना जब तुम सिग्निफिकेंट रिस्क का फाइंड आउट कर रहे हो। अब सिग्निफिकेंट रिस्क फाइंड आउट करते समय मेन क्या क्या और करना है, तो देखो कि क्या ना नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन या जजमेंटल मैटर्स में, ठीक है ना? ज्यादातर इसी से रिलेट होता है। वो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जो अनयूजुअल हैं या अपने साइज के कारण या नेचर के कारण, मतलब अमाउंट बहुत ही अनयूजुअल है या तो ट्रांजेक्शन बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा ट्रांजेक्शन तो एंटिटी करती नहीं है ना? एंड देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली, मतलब अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मतलब समझ रहे हो ना कि भाई नॉर्मली तो ऐसा ट्रांजेक्शन हमने देखा नहीं होते हुए। क्लियर है? अनयूजुअल वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? and that therefore occur infrequently. Judgmental matters may include the development of accounting estimate. हाँ बेटा, हाँ, हेलो 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 हेलो, एक सेकेंड, हाँ। हेलो 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 हेलो, क्या हो गया था? आवाज बंद हो गई थी। लास्ट क्या सुना बेटा? आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क में अपन ने ये लास्ट तक कर लिया था। एक सेकेंड, स्क्रीन तो शेयर करी है मैंने। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, एक सेकेंड, हाँ।
नेटवर्क कुछ इशू कर रहा है शायद, एक सेकेंड रुको, मैं इसको चेंज करता हूँ। आई स्क्रीन? चलो चलो भाई देखो, कहाँ पे अपन पहुंच गए? आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क, है ना? इसमें कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? ये हो गया था पहला पैराग्राफ। सिग्निफिकेंट जनरली कौन से होते हैं? नॉन रूटीन मैटर्स या जजमेंटल मैटर्स। हेलो हेलो, है ना? ठीक है, कह रहे सिग्निफिकेंट रिस्क जो है वो ऑफन ज्यादातर किससे रिलेट करता है? नॉन रूटीन मैटर या जजमेंटल मैटर्स से। ठीक है, हेलो हेलो। नॉन रूटीन जो रेगुलर नहीं है, नॉर्मली एंटिटी फर्नीचर खरीदती है, बाकी फ्रिज का बिजनेस करने लग गई, सडनली फ्रिज का एक कंसाइनमेंट, क्या नहीं यूजुअल हो गया? ठीक है ना? फिर है ना, अमाउंट में अनयूजुअल या नेचर में अनयूजुअल, देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली, इसलिए वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली होता है ना। जजमेंटल मैटर्स मतलब कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टाइप का। क्लियर है ना? ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, सिग्निफिकेंट रिस्क एक्चुअली में इनहेरेंट रिस्क होते हैं, है ना, with both higher likelihood of occurrence and higher magnitude of potential misstatement. Auditor assess assertions affected by significant risk as higher inherent risk. ठीक है ना? The following are always significant risk. Risk of material misstatement due to fraud, यानी fraud risk is always significant risk. और रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो तुम्हारे हमेशा क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट रिस्क। समझ रहे? सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी, यानी उसमें भी स्पेसिफाई कर दिया कि जो आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस होंगे वो वाले स्पेशली। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, मतलब स्पेसिफाई कर दे रहे हो, ठीक है ना? क्लियर है ये ना? अब मिस स्टेटमेंट जो रिस्क है ना, वो नॉन रूटीन के लिए ज्यादा क्यों होगा बताओ? बोलो गाइस। बहुत ही बढ़िया यार, बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर। सुनना रही, यही सुनना चाह रहा था मैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट नहीं होता तो हमने उसको लेकर के कोई कंट्रोल ही नहीं लगा रखे होंगे। हेलो 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 गाइस, ये क्लियर है क्या? ये वाली बात क्लियर है ना? अनयूजुअल ट्रांजेक्शन के लिए कहाँ कंट्रोल लगा रखे होंगे तुमने, है ना? ठीक है, तो देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन arising from matters such as the following। क्या क्या?
ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हेलो हेलो, किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए मैनेजमेंट का कोई जबरदस्ती का इंटरवेंशन आ रहा है, समझ आया? मैनेजमेंट क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर चीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, है ना? ठीक है ना, वो थोड़ा सा दईसी है कि भाई बताओ बताओ। और ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटराइज नहीं कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो। ज्यादातर मैनुअल क्यों कर रहे हो भाई? आ रहा है समझ? ये सब जो है वो रिस्क को अराइज देता है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, है ना, ज्यादा होगा। हेलो हेलो हेलो। तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितना कॉम्प्लेक्स, सुनो ना, जितना कॉम्प्लेक्स होगा गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? अरे यूजुअल अनयूजुअल की नहीं बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये क्या लिख रहा है? रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट में बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना, अराइजिंग फ्रॉम द मैटर सच एज फॉलोइंग। हमने पहले बाइफरकेशन कर लिया कि हम नॉन रूटीन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर नॉन रूटीन में भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो रिस्क तो बढ़ ही गया ना। ये बात तो ठीक है तुम्हारी कि यूजुअल में भी ज्यादा है रिस्क, है ना, अगर कॉम्प्लेक्स है तो। लेकिन अभी तो हम नॉन रूटीन की बात करें ना। हाँ, फिर द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस व्हिच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द रिस्क, है ना? ट्रांजेक्शन का नेचर ऐसा है विच मे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क, ठीक है। कुछ के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, मतलब कुछ के एग्जांपल समझने से बेटर है कि उस प्रोविजन को ही रीड करके याद कर लो, ठीक है ना? तो ठीक है, इसका तो मैं बता सकता हूँ, है ना? ऐसे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, समझ आ रहा है, जिन पे आप कंट्रोल लगा ही ना पाओ। तो एक तो ये बात बहुत ऑब्वियस है कि भैया नॉन रूटीन है तो वैसे भी हमने कंट्रोल वंट्रोल नहीं लगा रखे होंगे, समझ आ रहा है? जैसे आउटसाइड अवर नॉर्मल बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो गया, समझ आ रहा है? तो अब वंस इन अ वाइल ट्रांजेक्शन के लिए कहां तक इंटरनल कंट्रोल अपन लगाते बैठेंगे? हेलो 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 गाइस, बताओ, ठीक है ना? तो हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। समझ में आई है ना? है ना, ये नॉन रूटीन मैटर्स का था। अब अपन कर रहे हैं जजमेंटल मैटर्स का, बाकी सेम है ना? और ये पूरा पॉइंट कौन सा चल रहा है बेटा, एक बार देखो, कंट्रोल एक्टिविटीज। इन सब चीजों को किससे रिलेट करना है आपको? कंट्रोल एक्टिविटीज से। समझ गए ना मेरी बात को? हेलो हेलो, है ना? तो अब देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर for significant judgmental matters that require the development of accounting estimates arising from matters such as the following. Accounting principles for accounting estimates or revenue recognition may be subject to differing interpretation. अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर सेल करी मैंने, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के दो व्यूज हैं, तो इसमें तुम्हारा कंट्रोल कुछ नहीं कर लेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? फिर रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स and required assumptions about the effects of future events, for example judgment about fair value. फेयर वैल्यू किसी फिक्स एसेट की कैसे पता लगाओगे? तो ये जजमेंटल मैटर्स है, ठीक है ना बेटा? जहां पर भी आपका क्या लगेगा? जजमेंट। और सीधे सीधे ये रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो आप
ऐसा कोई शब्द नहीं लिख सकते, जैसे मटीरियलिटी भी जजमेंटल है, समझ आ रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसे किसी के जजमेंटल पे आप आएंगे जो सीधे सीधे मटेरियल स्टेटमेंट से रिलेट करता हो। क्लियर है? जैसे इन लोगों ने दिया कि कोई एक अमाउंट रिकॉग्नाइज करना है, अकाउंटिंग एस्टिमेट का, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, सीधे सीधे ही। क्लियर है? ठीक है बेटा। नहीं नहीं, बोल नहीं रहा था मैं अभी, है ना, सोच रहा था। चलो, ये 4 मैटर्स क्लियर हो गए। अब लास्ट कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल का क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। लास्ट कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल का क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो एक चीज समझ लो, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल्स को देखते रहेंगे अपन, तो ही कंट्रोल अच्छे से वर्क करता है। हेलो हेलो हेलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ उसका प्रोसीजर या वो मैटर नहीं करता, कंट्रोल का ध्यान कितना रखा जा रहा है, यानी कंट्रोल ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको भी रेगुलरली देखना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है? हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल की मॉनिटरिंग आ रहा है समझ में? ठीक है? वो कई बार एकदम वो क्या कहते हैं, मीनिंग वाइज वो नहीं बोलते हैं, जैसे टंग ट्विस्टर या जो भी बोल लो उसको, वैसा हो जाता है कई बार। ये समझ रहे? कंट्रोल्स क्यों लगाते हो? कई बार मॉनिटरिंग के लिए ऐसा बोल सकते हो, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कंट्रोल्स की ही मॉनिटरिंग की, है ना? ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो, ये बात अजीब सी हो गई है? हाँ, इंटरनल ऑडिट क्या है बताओ? कंट्रोल्स का कंट्रोल, समझ गए ना? है ना? चलो, तो देखो, ऑडिटर shall obtain an understanding of the major activities that the entity uses to monitor internal control over financial reporting। ठीक है ना? तो ऑडिटर जो है वो उन सारी एक्टिविटीज की अंडरस्टैंडिंग लेगा जो कि एंटिटी ने लगा रखी है, जिससे कि एंटिटी इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करती है। हेलो, एंटिटी कैसे इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करती है? वो सारी एक्टिविटीज। अब देखो, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम, है ना? बहुत ध्यान से, ये काम अभी ऑडिटर नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है? एंटिटी अपने इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे मॉनिटर करती है, ये वाली बात देख रहे हैं। हेलो, समझ में आया ना क्या बात चल रही है? हाँ, ठीक है। फिर क्या है? हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस, है ना? इट इन्वॉल्व्स assessing the effectiveness of control on timely basis and taking necessary remedial actions। helps in assessing the effectiveness of controls on a timely basis। ठीक है? it involves assessing the effectiveness of control on a timely basis and taking necessary remedial actions। यानी क्या मैनेजमेंट रेगुलरली टाइमली बेसिस पर कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करता है, और अगर उसको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है तो क्या रेमेडियल एक्शंस लेता है? हेलो हेलो हेलो, है ना? सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट मत समझना, उसका रिलेशन भी समझना पूरे ओवरऑल पॉइंट से। मतलब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और फिर मेंटली अगर अगर ले जा सकते हो तो मेन ऑडिटर तक भी लेकर के जाना इसको मेंटली, और अगर वहां तक पहुंच रहा है तो मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है तुम्हारी। क्लियर है? ठीक है,
चलो, फिर मैनेजमेंट अकम्प्लिशेज थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटी सेपरेट एवेल्यूशन। ऐसा मैनेजमेंट अकम्प्लिशेज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करती कैसे है? सेपरेट एवेल्यूएशन, ऑनगोइंग एक्टिविटीज, या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। ऑनगोइंग एक्टिविटीज आर ऑफन बिल्ड इनटू द नॉर्मल रिकरिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी एंड इंक्लूड रेगुलर मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। कभी भी जाकर के देख लिया गार्ड अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कभी एक बार इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन किया और हमने भी जाकर के इंस्पेक्शन कर लिया, हमने कहा देखें जरा कैसे इंस्पेक्शन करते हो। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है। परचेजिंग डिपार्टमेंट परचेज करने से पहले जो पूरा एवेल्यूएशन कर रहा है, तो एक बार उस एवेल्यूएशन को हमने भी चेक किया। समझ आ रहा है? ठीक है ना। एक्चुअली इस पूरी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर सीधे सीधे मैं यहाँ पर क्या डाल दूं, इंटरनल ऑडिट। हेलो 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 गाइस, समझ आ रहा है ना? Management's monitoring activities may include using information from communications from external parties such as customer complaints and regulator comments that may indicate problems or highlight areas in the need of improvement। क्या बोल रहे हैं वो? मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है ना? इंक्लूड यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, कि भैया जैसे कस्टमर ने कंप्लेन करी, उससे मैनेजमेंट को मॉनिटर करेगा कि अरे यार कहाँ प्रॉब्लम जा रही है ना? और रेगुलेटर की कमेंट, मतलब लीगल कहीं से कमेंट आए कि भैया तुमने ये सही से नहीं किया, मतलब समझ रहे हो? मैंने एक बंदे को लगाया हुआ है जो हमारे यहाँ की रिटर्न फाइल करता है, ठीक है ना। अब रिटर्न में प्रॉब्लम आई तो मेरे को फिर कंट्रोल पे जाना पड़ेगा कि यार जिस बंदे को लगाया था रिटर्न के लिए वो कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा है। गाइस समझ में आ रहा है? मतलब आउटपुट से प्रोसेस को देखना, समझ में आ रहा है? कि मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम पता लग रही है और ये सारा कुछ एंटिटी के अंदर चल रहा है, अभी ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको बस बहुत दूर से ऑडिट से रिलेट होगा ये। हेलो हेलो, है ना? ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी, अब जितनी स्मॉल एंटिटी होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उतना फ्लैट होगा, और फ्लैट होगा, लोग कम होंगे, समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन ओनर ही देख रहा होगा। हेलो हेलो हेलो, ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन कौन देख रहा होगा बेटा? ओनर देख रहा होगा। तो अगर मान लो देख रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें, मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग फिर उस केस में बहुत सिंपली अचीव हो जा रही है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे कंट्रोल वो खुद ही देख रहा है लाइव बाय मैनेजमेंट। मतलब management's monitoring of control is often accomplished by management's or the owner manager close involvement in the operation. This involvement often will identify significant variances from expectation and inaccuracies in the financial data leading to remedial action to the control। ठीक है, मतलब यहाँ तो वो सीधे सीधे ही इन्वॉल्व है ना, डायरेक्टली ही देख लेगा कुछ गड़बड़ हो रही है तो। ठीक है, छोटी एंटिटी में क्या होता है, मतलब एक फ्लोर में ही सब हो रहा है तो जो भी कुछ है वो सामने सामने दिख ही जा रहा है। हेलो हेलो, बोलो। रीड कर लो एक बार। हाँ बेटा। कंट्रोल, रिस्क,
नहीं, लेकिन मतलब ऐसा सवाल अगर तुम बोलोगे तो मेरे को बहुत डर लग जाएगा यार। मतलब किस बेस पे तुम पूछ रहे हो ऐसे सवाल? नहीं नहीं, वो कंट्रोल थोड़ी था। समझ में आ रहा है? वो तो इन्वॉल्वमेंट था ना, वो तो इंटरफेरेंस था। नहीं आया समझ में? किसी पर्टिकुलर अकाउंट किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस था वो। दैट वाज नॉट द कंट्रोल। मतलब हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, अगर मान लो कि टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, समझ में आ रहा है, वो छोटे ट्रांजेक्शन्स में अगर मान लो कि ध्यान दे रहे हैं, तो इसको तुम कंट्रोल कैसे बोलोगे? ये तो अनयूजुअल एक्टिविटी है। दैट रेजेस आईब्रोज। नहीं आया समझ में? क्लियर है ना? हाँ, देखो, जब मैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। एक होता है कि भैया आप चेक कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तुमने जो दो चीजें तुम बोल रहे हो बिल्कुल ही रिलेट ही नहीं कर रही ना, समझ में आ रहा है। जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर ये पॉइंट ये बोल रहा है कि भैया किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को के लिए मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है कि ये ऐसे किया जाना चाहिए, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग का, वो ये है कि भैया कभी भी जाकर के मॉनिटरिंग कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग हम कर लें। और वहां पर मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब वो काम इंटरनल ऑडिटर से करवा ले या कैसे भी करवा ले, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, समझ में आ रहा है, और स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दखल, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंशिएटेड है। नहीं आया समझ में? है ना? हम्म। बिल्कुल। मैनेजमेंट का, बिल्कुल नहीं। देखो, अगर ऐसे करो या वैसे करो, वहां पर वो स्पेसिफिकेशन थोड़ी दे सकता है। भाई आप चेक कर रहे हो जब, समझ में आ रहा है, तब आप ट्रीटमेंट नहीं बताओगे। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, आप जिस बंदे का काम चेक कर रहे हो उसको अपना काम आता है, ऐसा नहीं है कि उसको आता नहीं है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करने बोलोगे तो वो सही गलत के दायरे में थोड़ी ना आएगा, वो तो बायसनेस के दायरे में आ जाएगा। नहीं नहीं, अब ठीक है ना, तो वहां पर वो ये बात कर भी नहीं रहा है कि गलत सही वाली बात है, क्योंकि गलत सही सबको दिखेगा, समझ में आ रहा है। और अनयूजुअल इंटरेस्ट सबको दिखेगा। मतलब पॉइंट समझ रहे हो? तुम उसको एक स्पेसिफिक असम्पशन दे रहे हो ना कि वो वैसा है ना। हाँ, है ना। अब देखो, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इफ द एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अब देखो, ये एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो फिर ऐसे 610 लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी एंटिटी कंट्रोल्स को कैसे मॉनिटर कर रही है, अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो फिर अंडरस्टैंडिंग ले लो और ये सारा कुछ है, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में ये तो कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ऐसे 610 तो बहुत डिटेल में बात करेगा। हेलो हेलो हेलो। बहुत डिटेल में बात करेगा कि आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कैसे यूज करोगे। क्लियर है ये? हेलो हेलो गाइस। मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूं, मेरा पॉइंट समझो।
हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अगर मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिट फंक्शन लगा रखा है, समझ में आ रहा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसको कैसे यूज करेगा, क्या यूज करेगा, समझ में आ रही है बात। इसके बारे में विस्तार से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 610 में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जो लिखा हुआ है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज परफॉर्म देख लो, ये कुछ नहीं है, मतलब समझ आ रही है, सारी सारी सी दो बातें कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क देख लो। यहाँ तो इतना बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, रिस्क असेस करना है, तो इंटरनल ऑडिटर का वर्क देख लो। मतलब अब ये बोल रहा था ना मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मेन पॉइंट क्या चल रहा है, मेन पॉइंट चल रहा है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में ये तो सब उसके वो सारे मैटर हो गए कि खुद से कैसे करेगा। सबसे मेन तो इंटरनल ऑडिट ही है ना, बड़ी एंटिटी है, तो इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग कैसे कर रहा होगा, इंटरनल ऑडिट लगा के, ठीक है। जिसपे सेक्शन 138 लग रहा होगा उसको तो वैसे भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन करना ही रहता है इंस्टॉल, बड़ी एंटिटी वाली बात है ना। तो ये यहाँ पर डिटेलिंग थोड़ी सी दी हुई है इसकी, है ना। The following points merit consideration in this regard. Internal audit function relevant to the audit. The entity's internal audit function is likely to be relevant to the audit if its activities are related to the entity's financial reporting, है ना। अगेन फिर बोल रहा हूं मैं कि ये जो चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये कोई खास काम के नहीं है, क्योंकि ऐसे 610 अपन सेपरेटली कवर करने वाले हैं, लेकिन चलो ठीक है, रिवीजन ही हो जाएगा, इसलिए अपन इसको रीड कर लेते हैं। चलो ठीक है ना। तो जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन देख रहा है आपका कौन सा ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, तो ये चार बातें रेलेवेंट है ना, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ये रेलेवेंट होगा अगर इंटरनल ऑडिटर उसी एरिया में वर्क कर रहा है जिस एरिया में फाइनेंशियल मेन ऑडिटर जो है वो वर्क कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि देखो इंटरनल ऑडिटर तो मैं आईटी के सिस्टम समझाने में लगा लूं, मैं इंटरनल ऑडिटर को किसी एक जगह में एंगेज कर लूं किसी कि भैया तुम सिर्फ एचआर पॉलिसीज को एक बार रिव्यू कर दो यार जरा, समझ में आ रही है बात। तो अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का है, अदरवाइज क्या काम का, खास समझने में काम का होगा एंटिटी को, बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए तो नहीं होगा। ऑल्सो अगर ऑडिटर को लगता है कि भैया वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करने वाला है ना, तो वो इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई कर जाएगा, इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई कर जाएगा मतलब अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम कर देगा। When the auditor determines that the internal audit function is likely to be relevant to the audit, ऐसे 610 applies. हेलो हेलो, है ना। फिर साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी. The objective of an internal audit function vary widely depending on the size and structure of the company. तो बहुत सिंपल बात है कि इंटरनल ऑडिट हर जगह सेम नहीं होता, जैसी एंटिटी वैसा इंटरनल ऑडिट, जितनी बड़ी एंटिटी वैसा इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शन में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. The responsibilities of an internal audit function may include, for example, monitoring of internal control, है ही, रिस्क मैनेजमेंट भी हो सकता है, रिव्यू ऑफ कंप्लाइंस, मतलब हम उसको इंटरनल ऑडिटर को सिर्फ काय के काम में लगा दें मेनली, भैया यार लॉस का कंप्लाइंस देख ले यार, हेलो 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 बोलो गाइस, है ना. On the other hand, the responsibilities of internal audit function may be limited to the review of economy, efficiency and effectiveness of the operations, for example, and accordingly may not relate to the entity's financial reporting. हो सकता है इंटरनल ऑडिटर का काम बिल्कुल अलग ही भग रहा है, ठीक है ना. अब एक्सटर्नल ऑडिटर्स एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एक्टिविटीज, है ना. अब अगर मान लो इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, the external auditor's consideration of the activities performed may include review of the internal audit functions, audit plan for the period, मतलब समझ रहे हो, है ना. मतलब वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का प्लान देख लेगा कि भैया तुमने क्या क्या सोचा था करने का, उस बेसिस पर फिर हम डिसाइड करेंगे. रीड कर लो, ये एक्चुअली में ना
ये बिल्कुल डिटैच्ड पैच है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ऐसे 610 में बहुत सलीके से सिक्वेंशली चीजें जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, हेलो हेलो, लूज पैच है ये मतलब। हाँ बेटा। बस इतना ही था क्या? देखो मैं तुमको इसका थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ऐसे 610 में क्या लिखा है ना, उसकी समराइज्ड वे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड मेनली। ठीक है ना? देखो, ऑडिटर करने क्या जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने, और इसके लिए उसको बेसिकली करना होता है सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव का प्लान बनाने के लिए उसको क्या करना होता है, कंट्रोल्स की चेकिंग, है ना? और ये कंट्रोल्स की चेकिंग अगर किसी और बंदे ने कर रखी है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट, तो फिर उस पर मुझे कैसे और कितना और क्या रिलायंस करना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, है ना? क्लियर है? तो इस बारे में 610 है कि भैया आप मेरे को, मैं इंटरनल कंट्रोल्स पे भरोसा करूं या तो डायरेक्ट चेक करके फिर मैं अपने सब्सटैंटिव का प्लान बनाऊं। अब अगर मान लो कि मैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर रहा हूँ, वैसे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया आप अपनी रिस्क पे इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे भरोसा करेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं भैया बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, या है भी तो चलो उतनी नहीं है जितनी कि एक्सटर्नल ऑडिटर से रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? क्योंकि वो तो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे हो सकता है काम कर रहा हो। हेलो हेलो गाइस, ये पूरा पूरा पैच समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच की दो तीन चीजें समझ में आ गई तो चल जाएगा, नहीं, कंप्लीट डिस्कशन ही काम का है ना? ऑल और नथिंग है टाइप। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये वाला? है ना? तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाय करने से पहले कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर लेगा। वो बातें जो हैं वो ऐसे 610 में दी हुई हैं। ठीक है, कि मतलब या तो इंटरनल कंट्रोल चेकिंग करने का ही काम कर ले, या तो इंटरनल ऑडिटर का वर्क चेक कर ले कि इंटरनल ऑडिटर ढंग का है कि नहीं। हेलो हेलो, on the other hand, responsibility of internal audit function may be limited to the review of the economy, efficiency and effectiveness of operation। मतलब हमने उसको सिर्फ ये बोला कि भैया देख, जरा काम देख हमारा कि हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्या, और सस्ते में काम कर सकते हैं क्या। तो हमने बोला कि भैया सिर्फ इससे रिलेट करो। तो एफिशिएंसी से रिलेट करोगे जब तुम, तो एफिशिएंसी और ऑनेस्टी बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर का लेना देना मेनली ऑनेस्टी से होता है, और इसका पूरा लेना देना एफिशिएंसी से है। ठीक है, हो गया रिलेट, बढ़े आगे, है ना? अब सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट, है ना, नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। हेडिंग का क्या मतलब है? हेडिंग का क्या मतलब है? ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां फ्रॉड नहीं हो सकता है। क्लियर है? या नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? The existence of satisfactory control environment can be a positive factor, obviously बात है, it's a very good positive factor कि भैया चलो रिस्क रिस्क नहीं है, कम है, या जो भी है। However, although it may help reduce the risk of fraud, है ना, तो हालांकि ये क्या करेगा,
फ्रॉड रिस्क को तो कम करने में हेल्प कर रहा है ये, समझ में आ रहा है। सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू द फ्रॉड। कंट्रोल अच्छा है इसका मतलब फ्रॉड होगा ही नहीं, यू कैन नॉट बी श्योर। ठीक 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 ठीक। सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो फ्रॉड नहीं होगा, यू कैन नॉट से दैट। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, कन्वर्सली डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अब ये तो रिलेट कर सकते हो, क्या बोल रहे हैं। हाँ, कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। ठीक है ना। तो कह रहा कंट्रोल एनवायरनमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है ना, कंट्रोल ढंग से वर्क नहीं करेगा इन रिलेशन टू फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, management failure to commit sufficient resources to address IT security risk may adversely affect internal control by allowing improper changes to be made to computer programs or the data or unauthorized transactions to be processed। है ना, मतलब आईटी में रिस्क थे और मैनेजमेंट जो है वो उनको प्रॉपरली वो नहीं कर पाया। ठीक है ना, पैसे ही नहीं दे पाया आईटी डिपार्टमेंट को। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इम्प्रॉपर चेंज हो सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क एड्रेस ही नहीं हुए, हैक कर सकता है कोई भी सिस्टम। तो जैसा कि ऐसे 330 में कहा गया है, ऐसे 330 किस बारे में है, रिस्पॉन्सेज टू द असेसेस। द कंट्रोल एनवायरनमेंट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द एनटीई ऑफ द ऑडिटर्स फर्दर प्रोसीजर। है ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है तो ऑडिटर कम चेकिंग करेगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट बुरा है तो ऑडिटर ज्यादा चेकिंग करेगा। हेलो हेलो बोलो। The control environment in itself does not prevent, detect or correct a material misstatement। कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने आप में नहीं करता, करता तो प्रोसीजर है, समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट ना समझो कि पानी के जैसा है, समझ में आ रहा है। पानी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन तुम्हारा खाना, तुम सिर्फ खा लो, खाना खा लो और लिक्विड डाइट नहीं लो, लिक्विड कुछ मत लो, तुम्हारा खाना प्रोसेस हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है। तो पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे खाने के न्यूट्रिएंट्स तुमको मिलेंगे तभी जब तुम पानी पियोगे। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने आप में कोई कुछ प्रिवेंट नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है, मिस स्टेटमेंट या कुछ भी, वो कर रहा है प्रोसीजर। लेकिन प्रोसीजर जो है वो तभी ढंग से काम करेगा जब कंट्रोल एनवायरनमेंट ढंग का होगा, है ना। इट मे हाउएवर इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स। ठीक है ना, एनवायरनमेंट अच्छा है तो इन जनरल सारे ही कंट्रोल में थोड़ा सा अज्यूम कर सकता हूँ कि ठीक होंगे। For example, the monitoring of controls and the operation of specific control activities, and thereby the auditor's assessment of the risk of material misstatements। रीड कर लो उसको एक बार। हेलो 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 गाइस। कर लो कर लो।
डन। हाँ सही बात है, मतलब कि ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब उसको फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलता है ना वो पूरा, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब ठीक है, वो तो ऑथर ओपिनियन टाइप का ना, मतलब बताते हुए उसने यही बताया, लेकिन तुम सही बोल रहे हो, है ना। ठीक है, उसको वही बोलना था, लेकिन ठीक है ना। चलो, अब इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। So far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of internal control is an indispensable part of the overall audit program. ठीक है ना, indispensable मतलब, indispensable मतलब बहुत जरूरी है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल तो चेक करना ही पड़ता है। अच्छा मेन बताओ, क्यों करते हैं इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर चेक? ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल से क्या मतलब होता है? एक तो सेक्शन 143 के वो एफआई में है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल थोड़े से चेक करने पड़ेंगे, तो अब तो थोड़ा सा लीगल कंपल्शन आ गया है, लेकिन हाँ बाकी काय के लिए, उसके अलावा हाँ सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने, है ना। ठीक है, तो देखो, सो फार एज द ऑडिटर इज कंसर्न, ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। द ऑडिटर नीड्स रीजनेबल अश्योरेंस दैट द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडिक्वेट। उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए ना कि सिस्टम सही है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो जैसी रिकॉर्ड होनी चाहिए वो वैसी रिकॉर्ड हो भी रही है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ना। इंटरनल कंट्रोल से उसको वो अश्योरेंस आ जाता है, ओवरऑल भरोसा है ये, ठीक है ना। तो ऑडिटर जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स का नॉलेज गेन करता है और स्टडी करता है, एवेल्युएट करता है ऑपरेशंस ऑफ दीज इंटरनल कंट्रोल अपॉन विच ही विशेस टू रिलाई इन डिटर्मिनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है ना। इन evaluate the operations of these internal controls upon which he wishes to rely in determining the NTE of other audit procedures. क्या बोल रहा है देखो जरा, the auditor should gain an understanding of the accounting system and related internal control, और स्टडी करेगा, evaluate करेगा these controls, ठीक है ना, जिन पे वो भरोसा करने वाला है, जिसके बेस पे वो डिटरमिन करने वाला है क्या, एनटीई मतलब कि सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर्स का प्लान। हेलो हेलो हेलो, कि कितनी डिटेल में वो, कितनी डेप्थ में जाकर के चेकिंग करेगा। बोलो, क्लियर है ये? है ना। अब बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द ऑडिटर। द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स will enable the auditor to know, and the review of internal controls will enable the auditor to know whether errors and frauds are likely to be located in the ordinary course of operations of the business, है ना। इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करके क्या पता कर लेगा ऑडिटर, है ना। इससे इसको ये पता लग जाएगा कि क्या एरर और फ्रॉड है ना। कुछ नहीं, ये साइड हेडिंग्स याद कर लेना बस, है ना, ठीक है ना। आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, क्या एरर्स और फ्रॉड है, बस सिंपल बात, है ना। और क्या एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, समझ में, जैसा कि प्लान था, एज प्लान्ड, है ना, ठीक है। क्या इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी अच्छा है। हेलो 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 गाइस, ठीक है। फिर whether any administrative control has a bearing on his work. For example, if the control over worker recruitment and enrollment is weak, there is likelihood of dummy names being included in the wage sheet, and this is relevant for auditor. मतलब नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मेरे लिए कोई लेना देना नहीं होता, मेरे लिए फाइनेंशियल कंट्रोल्स का लेना देना होता है। लेकिन इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि अगर रिक्रूटमेंट वाले कंट्रोल वीक है
तो वहां नकली वर्कमैन दिखाए जा सकते हैं, जिससे फिर अल्टीमेटली नकली वेजेस और उससे फिर ऑडिट का इम्पैक्ट आ सकता है। हेलो 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 गाइस, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे। नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से लेना देना नहीं होता है ऑडिटर का, है ना, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का फिर इफेक्ट हो कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये भी देख लेगा ऑडिटर। इसका एग्जांपल समझ में आया? हाँ, सत्यम में हुआ था ना, ये सत्यम कंपनी में हुआ था ये। ठीक है, ठीक है गाइस। फिर क्या है, वेदर द कंट्रोल एडिक्वेटली सेफगार्ड ऑफ असेट, है ना, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ वो जरूरी है बस, है ना। और मैनेजमेंट कितने अच्छे से अपना वर्क कर रहा है ये भी पता लग जाएगा। इंटरनल कंट्रोल की हालत देख करके मैं मैनेजमेंट को जज कर सकता हूँ। इंटरनल कंट्रोल की हालत देख करके मैं किसको जज कर सकता हूँ बेटा, मैनेजमेंट को, है ना। फिर रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स और ये जो सर्टिफिकेट जो मैनेजमेंट ने ये कितने रिलायबल हैं, ये भी किस पर बेस्ड है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। हेलो हेलो बोलो। है ना, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट वगैरह कितने काम के हैं, उसकी रिलायबिलिटी उस पर टिकी हुई है। फिर है ना, कितना सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, मतलब ये 7th पॉइंट का तो मीनिंग है कि कितना सब्सटेंटिव करना पड़ेगा, ये पता लग जाएगा, है ना। द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन ही नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और टेक्निक, ऑडिट टेक्निक क्या लगाऊं ये मुझे, है ना, प्रोसीजर क्या लगाऊं ये मुझे देख करके पता लग जाएगा। फिर कहाँ कहाँ कंट्रोल वीक है, कहाँ कहाँ एक्सेसिव, ये पता लग जाएगा, समझ में रहे। अब ये वेदर सम वर्थ सजेशन कैन बी गिवन, है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये ऐसे 265 है ना। ये नॉर्मल कामों में नहीं आता क्योंकि मेरा नॉर्मल काम है रिपोर्टिंग और ये सारा कुछ। क्लियर है गाइस? तो इंटरनल कंट्रोल देख करके मुझे ये सब पता लग सकता है, देख लो एक बार, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या बोल रहा है, कोई कोई कुछ बोल रहा था? हेलो हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। देखो, मैं जो पर्पस अचीव करना चाहता हूँ नॉर्मली वही मेरा बेनिफिट होता है। आप बहुत सारी जगहों पर देखोगे कि जो पर्पस होंगे वही तो बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स ही तो मेरा मकसद है ना, तो मोस्टली रिलेट कर जाते हैं वो, है ना। हाँ बेटा। हम्म, हाँ हाँ हाँ। अरे सुनो मेरी बात, हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही बात है कि नॉर्मली ऑर्डर को इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अब मिल रहे हैं तो बता देगा ना, समझ में आ रहा है। इसलिए तो मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड भी है इसके बारे में, कि ये मेन पर्पस नहीं है उसका, समझ में आ रहा है। लेकिन अब मिल गए हैं तो फिर वो बता ही देगा ना यार। क्लियर है?
और दूसरा क्या है कि कुछ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो अब कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि चेक करने पड़ेंगे। हेलो हेलो, नहीं तो पहले वो लाइन नहीं थी उसमें, समझ में आ रहा है। और पहले तो स्टैंडर्ड्स भी उतने वैसे लीगली मतलब कंपनीज एक्ट में नहीं लिखे थे। अब तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट भी कंपलसरी हो गए हैं, तो ऐसे 610 भी ऐसे भी लग गया। और कुछ कुल मिलाकर के सेक्शन 143 ने खुद ने भी बोल दिया कि भैया इंटरनल फाइनेंशियल वो चेक करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैटर है कि अब तो इंटरनल कंट्रोल चेक करना एक तरीके से कंपल्शन टाइप का हो गया है, ठीक है ना। कुछ कुछ सारे तो वैसे भी नहीं कर पाते हम, अभी भी जजमेंटल लेवल पर है वो, लेकिन ठीक है, ठीक है। मैंने आज तक किसी बैच में मॉड्यूल लेवल से नहीं पढ़ाया है, समझ आ रहा है। और तुम लोगों के क्वेश्चंस और वो सुन करके ना, समझ आ रहा है, मतलब मैं अमेज्ड हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब यू हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट बैच आई हैव एवर हैड, समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन अगर मैंने किसी भी बैच का मतलब इस लेवल का इतना टेक्निकल ऐसा वाला जो डिस्कशन चला है ना, रो दिए हैं बच्चे, लिटरली रो दिए हैं कि भैया ये सब क्या है। आ रहा है समझ में, मतलब बिल्कुल ऐसा कि मतलब भैया बस आप पढ़ाते जाओ, हाँ हम लोग बैठे हैं, आप पढ़ लो, समझ में आ रहा है। और तुम लोग जब उसके डाउट्स पूछते हो तो मुझे एक्चुअली में पता चलता है कि हाँ यार, यू पीपल आर इंटरेस्टेड, तुम लोग एक्चुअली में उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत टेक्निकल डिस्कशन है और तुम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ देखी नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट जग पाना एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है, समझ में आ रहा है। और प्रैक्टिकली हर जगह पर ये स्किप किया जाता है, ठीक है ना। मतलब मैं अपनी दम लगा करके इसको उठाता हूँ, लेकिन उससे बच्चे नॉर्मली दुखी ही दिखते हैं मुझे, समझ में आ रहा है। तो तुम लोग मतलब यू पीपल आर एक्चुअली मोटिवेटिंग मी कि हाँ सही है, मतलब कि ऐसे लोग हैं कि जो सुन सकते हैं प्रॉपर, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। वेरी गुड, ठीक है ना। चल रीड हो जाए इसी तो बताना, है ना, याद रखना। हो गया, ठीक है ना। अब देखो, फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। अब देखो, अब तुम पूरा उसको कनेक्ट करो, समझ आ रहा है। सबसे शुरू में जब अपन ने ऐसे 210 का कंटेंट पढ़ा था कि भैया जब मैं प्लान कर रहा था, ऑडिट प्लान ऑडिट प्रोग्राम जब था, तो मेरा यही था कि भैया मैं सीक्वेंस क्या था कि रिस्क असेस करूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो उसी में टेस्ट ऑफ कंट्रोल वो सब करूंगा, फिर ऑडिट प्लान मतलब ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा। तो प्रोग्राम मेनली किस चीज के बारे में लिखने वाला हूं मैं, सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर, और फिर उसको परफॉर्म कर लूंगा। तो अब मैंने सिंस इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लिए हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑडिट प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। और ऑडिट प्रोग्राम यहाँ पर मेनली मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना। देखो जरा, द ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट हिज एंटायर ऑडिट प्रोग्राम only after he has had a satisfactory understanding of the internal control system, है ना, and their actual operation. If he does not care to study this aspect, it is very likely कि उसका जो ऑडिट प्रोग्राम है वो बिल्कुल अनवाइल्डली और अननेसेसरली हैवी हो जाए। सोच करके देखो ना, मतलब तुम्हें एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, कितना चेक करोगे। एंटिटी में मान लो 1 लाख ट्रांजेक्शन है, अब बताओ कितने चेक कर लोगे और कैसे तुम सेटिस्फेक्शन लेकर के आओगे।
कोई लिमिट ही नहीं है ना, मतलब फिर चेकिंग की कुछ भी कर लो, फिर तुम ओपिनियन कैसे दोगे? हेलो 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 गाइस, है ना? तो अपना ऑडिट प्रोग्राम तो तुम तभी फॉर्मुलेट कर पाओगे जब तुम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग ले लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऑडिट प्रोग्राम तुम्हारा अननेसेसरली या तो वाइल्डली या तो हेवी हो जाएगा, है ना? और मकसद तो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट में ऑल टुगेदर भी लॉस्ट इन द मास ऑफ एंट्रीज एंड वाउचर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो अभी भी अगर मैं तुमको कहूंगा ना कि भैया 10,000 में से हम मतलब 500 चेक करके 10,000 पे ओपिनियन दे देते हैं, तो हो सकता है कि दिमाग में आए कि अरे यार ये तो फिर भी मतलब रैंडम है ना, क्या पता सही हो क्या पता नहीं हो। लेकिन अगर तुम एक बार प्रॉपर प्लानिंग देखो तो हमने क्या किया, हमने सिमिलर वाले जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसके इंटरनल कंट्रोल्स को देखा, तो हो सकता है कि हमने 20 देखे लेकिन हमने ओपिनियन 100 पे ले लिया और सही लिया। क्यों? क्योंकि 20 हमने रैंडम उठाए पूरे 120 में से, और सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट था। सब्सटैंटिव 20 का रैंडम का कर लिया, अगर बीच बीच के उठा करके चेक कर लिए तो उसके बीच में गलती होगी, इसके चांसेस बहुत ही कम है। इसका मतलब मैं एक्चुअली में कम चेकिंग करके ज्यादा के ऊपर ओपिनियन दे सकता हूं प्रॉपरली। गाइस आपको समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा संभव सिर्फ तभी है जब मैं इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली चेक कर लूं। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर तुमको 20 एंट्री चेक करके 100 पे ओपिनियन लेना है तो वो 100 के 100 जिस सिस्टम से होकर के गुजरे हैं वो सिस्टम तो ढंग से चेक करेंगे ही ना अपन। अदरवाइज तो फिर 20 चेक कर लो कि 40 चेक कर लो, जितने चेक करोगे कि तो बाकी बच्चे पे गड़बड़ होने के चांसेस है। समझ आया क्या बोला मैंने अभी? हाँ बेटा। हाँ वो अपन ने रिस्क असेसमेंट के टाइम पे देखा था कि कुछ सब्सटेंटिव अपन कर देते हैं, क्योंकि मतलब वो तो रूटीन वाला है, वो तो करना ही करना है। हाँ बोलो। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि उसमें हम प्लान कर सकते हैं। एक तो उसको हम प्लान कर भी लेते हैं नॉर्मली, दूसरा उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा ही भेज देते हैं, क्योंकि उसमें ना उसमें प्लानिंग की इतनी मेहनत नहीं लगनी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा ही भेज देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। समझ में आया क्या मेरी बात? मतलब हम बाद में प्लान करके डिफरेंस तो चेक कभी भी कर ही सकते हैं ना। मतलब समझना मेरी बात, मुझे जब मैं प्लान करूंगा तो मुझे पता चला कि 100 में से मेरे को 20 चेक करने हैं। क्लियर है? ठीक है ना? अब 20 में कुछ रैंडम, कुछ हो सकता है ज्यादा अमाउंट वाले, और कुछ ऐसा हो सकता है कि अलग तरीके से मैं निकालूं। समझ में आ रहा है? लेकिन 20 में से 10 तो रैंडम होंगे ही होंगे। अगर मान लो कि मैं रैंडमली लेजर से 10 एंट्रीज तो चेक कर पहले ही करवाना चालू कर दूं, तो मैं एंड में जब प्लान बना करके इस बात पे पहुंचूंगा कि मुझे 20 वाउचर्स चेक करने हैं, तो मेरा आधा काम तो वैसे भी कंप्लीट हो चुका होगा ना। गाइस समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या जरूरत नहीं पड़ती प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। आ रहा है समझ में? क्योंकि इतना टेक्निकली नहीं होता है। मतलब जब ऑडिट प्रैक्टिकली होता है ना, समझ में आ रहा है, तो रीजनेबल लेवल पर ही होती हैं चीजें। समझ में आ रहा है? बस नंबर ऑफ सैंपल निकालने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना? और नंबर ऑफ सैंपल निकालने के लिए हम सबसे पहले मटीरियलिटी निकाल लेते हैं, तो मटीरियलिटी निकालने के बाद ही भेजते हैं लेटर्स को। अब एक दिक्कत जो प्रैक्टिकली मैंने जो नोटिस करी, मैं वो बता देता हूँ तुमको। जो बिग फोर्स में या कहीं पर भी कुछ जगह होती है, कुछ जगह नहीं होती, है ना? कायदे से पहले प्लानिंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है? और उसके बाद फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है ना, वो ये देखा है कि देखो ऑडिटर की चेकिंग करना बहुत रेयर काम है। और जब इतने लेवल पर अगर प्लानिंग और ऐसा बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट करके तुम देखो, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। समझ में आ रहा है उसमें? और उसमें इतनी सब्जेक्टिविटी रहती है ना कि कुछ कह नहीं सकते कि भैया ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, कुछ वो नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली मैंने ये देखा कि जाकर के ऑडिटर बहुत सारे केसेस में ना बेसिक प्लान बना करके सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर चालू करवा देते हैं,
और फिर धीरे धीरे प्लानिंग के फॉर्म्स भरते रहते हैं। मतलब कायदे से तो रिस्क असेसमेंट में जैसे मैनेजमेंट की इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, तो इनका सब्सटैंटिव भी पैरेलली चला लेते हैं वो प्रैक्टिकली, और प्लानिंग भी चल रही होती है पैरेलली, समझ रहे। अब वहां दिक्कत आ जाएगी इन लोगों को, अगर कोई बहुत ही अनयूजुअल सा कुछ निकल गया प्लानिंग करते करते, तो हो सकता है कि पूरा प्लान चेंज करना पड़े। लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं देखा कहीं पर भी होते हुए। समझ आया क्या बोला? एग्जैक्टली exactly. नहीं नहीं, देखो रिलेटेड पार्टी वगैरह तो देखते ही हैं, ये तो बड़े मैटर है, बड़े मैटर सारे हैंडल करते हैं, समझ रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हेलो 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 हेलो, हाँ अरे मेरा कॉल आ गया था एक्चुअली, तो वो आवाज चली गई थी, फिर से बताओ क्या बोल रहा हो। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ मटेरियलिटी नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मेजर मेजर फैक्टर्स देखते हैं, जैसे रेलेवेंट रिलेटेड पार्टी है या कुछ ऐसा है, तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिलेवेंट होते हैं, जो देखे जाते हैं, मतलब प्रॉपरली, समझ में आ रहा है। मतलब अगर किसी, कौन से ट्रांजेक्शन, तो इसको कंसिडर करते हैं ना। मतलब 2 साल पुराना डेटर है तो हम डेटर्स की एजिंग शेड्यूल पहले ही एंटिटी से बना करके ले लेते हैं। अभी शायद वाउचिंग में तुमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मतलब एक्चुअली इतनी ज्यादा कोरिलेटेड आती है ना चीजें, कि बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गड़बड़ी नहीं है। मतलब तुम अगर इतना ऑडिट जितना इसमें लिखा है, ठीक है, इसका 60% भी बहुत गजब होता है, समझ रहे हो, प्रैक्टिकली इसका 60% के आसपास ही होता है, वो भी बहुत गजब होता है। तुम छोटी ऑडिट फॉर्म्स की बात करोगे ना, समझ रहे, या नॉर्मल ऑडिट्स की या उन सब की बात करोगे, तो जो मेरा एक रैंडम सोचना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि 20% के आसपास होता होगा एक्चुअल प्रोसीजर का, 20% निभाया जाता है हार्डली, समझ आ रहा। मतलब अभी मैक्सिमम चार्टर्ड जितने भी आप चले जाओगे, तो ऑडिट का कोई खास डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलने वाला नहीं है किसी भी सीए के ऑफिस में, समझ गए, है ना। तो ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ इस हिसाब से कि बड़ी फर्म्स में क्या होता है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी फर्म्स है, तो उनमें भी अगर कुछ नहीं होता तो तुम ये मान करके चल लो कि वो कहीं नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे बिग फोर बहुत जोर देती है, समझ आ रहा है, ठीक है ना, कि एक एक चीज होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। चलो, तो फिर से अपन बात करते हैं फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट एंटायर ऑडिट प्रोग्राम, जब कि वो, मतलब जब वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर ले तभी वो ऑडिट प्रोग्राम बनाए, ठीक है, नहीं तो उसके ऑडिट प्रोग्राम पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू नो अबाउट वेदर द सिस्टम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन। मतलब इम्प्लीमेंटेशन 3 लेवल होते हैं कंट्रोल में, एक होता है एग्जिस्टिंग, एक होता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, समझ में आ रहा है, और एक होता है कंटिन्यूटी, ईओसी बोलते हैं इसको। कंटिन्यूटी मतलब थ्रू आउट द पीरियड, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मतलब अच्छा काम कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस मतलब कि जो कागज में लिखा वो एक्चुअल में भी है ना। तो ये एक्चुअल इन ऑपरेशन ऑफन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिस्टम, नो प्रॉपर फॉलोअप इज देयर बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर इट्स कंप्लायंस। इस लाइन का मतलब बताओ। पता है मोस्टली ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है। क्लियर है कि जब सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि अरे यार ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन ना मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हो नहीं पाता बहुत बार, ठीक है ना। द ऑडिटर इन सच सर्कमस्टेंसेज मे बी लेड टू बिलीव कि भैया सिस्टम ऑपरेशन में है, जबकि एक्चुअली में उसका कोई मतलब ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो,
समझ गए इस बात को? This state of affairs is probably the worst that an auditor may come across, and he would be in the midst of confusion if he does not take care. कि मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये पूरा मैटर फिर कंट्रोल टेस्टिंग पे डिपेंड कर गया, ठीक है ना? तो it would be better if the auditor can undertake the review of internal control system of the client, है ना? तो अगर वो चेक कर पाए तो वो देख पाएगा इसको. This will give him enough time to assimilate the controls and implication and will enable him to make a more objective decision in framing the audit program. Clear hai? He will also be in position to bring to the notice of management the weakness of the system and suggest measures of improvement. At a further interim date or in the course of audit, he may ascertain how far the weaknesses have been removed. क्या क्या बोलते जा रहा है देखो, मैं तुम्हें हिंदी में बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना? कि ये काफी अच्छा होगा कि ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू कर ले, है ना? इससे वो क्या कर पाएगा, ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से बना पाएगा. समझ रहा है? अगर उसने इंटरनल कंट्रोल्स को ढंग से चेक किया तो ऑडिट प्रोग्राम वो अच्छे से बना पाएगा, मैनेजमेंट के को भी बता पाएगा और मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस भी दे पाएगा. समझ रहा है? इसके अलावा जब वो सजेशन देगा तो फिर वो बाद में अगले साल आके रिव्यू भी करेगा कि भैया हमने पिछले साल सजेशन दिए थे, तुमने वो ठीक करे कि नहीं करे. He may ascertain how far the weaknesses have been removed. हेलो, ठीक है ना? इससे अगले साल के ऑडिट का प्लान करेगा. डन है? हेलो. अब from the foregoing it can be concluded that the extent and the nature of audit program is substantially influenced by the internal control system in operation. क्या कह रहा है? From the foregoing it can be concluded that the extent and the nature of audit program is substantially influenced by the internal control system in operation, है ना? कि भैया मेरा ऑडिट प्रोग्राम बहुत इन्फ्लुएंस होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से इन डिसाइडिंग अपॉन अ प्लान ऑफ टेस्ट चेकिंग, ठीक है ना? द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. क्या मतलब? जब टेस्ट चेकिंग का वो प्लान बनाता है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बेस पे ही तो बनाता है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर का प्लान किस पे बेस्ड है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल. तो ये तो पूरा घूम घूम के बार बार वही डिस्कशन होता है. अगर इंटरनल कंट्रोल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले ली in its content and working also enables an auditor to decide upon the appropriate audit procedure to be applied in different areas to be covered in the audit program. ठीक है ना? इससे वो क्या कर पाता है? To decide upon the appropriate audit procedure to be applied in different areas to be covered in the audit program. ठीक है? फिर से वही बात. In a situation where the internal controls are considered weak in some areas, auditor might choose an audit procedure or test that might not be or test that otherwise might not be required. ठीक है ना? गजब बता दिया. पहले बता रहा है कि भाई देखो इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो मतलब इन्फ्लुएंस करेगा. अब बोल रहा है कि देखो इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मैं ज्यादा चेकिंग करूंगा. ठीक है ना भाई? He might extend certain tests to cover the large number of transactions or other items that he otherwise would examine, and at times he may perform additional tests to bring him necessary satisfaction. बोलो क्लियर है ये? हेलो. है ना? एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना? अब देखो जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडिटर, बट इफ इंटरनल कंट्रोल ओवर वेजेस इज सो वीक दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ डमी वर्कर्स बीइंग पेड. मतलब अब देखो मैं नहीं देख रहा कि ये किस किस वर्कर को पे हुआ नहीं हुआ. समझ आ रहा है? मैं तो इंटरनल कंट्रोल्स देख लेता हूँ. वही तुम वर्कर का हिसाब कैसे रखते हो? पेमेंट क्या बैंक से करते हो? बैंक से करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डमी वर्कर का चांस ही नहीं है. लेकिन ये भैया कैश में पे हो रहा है और कोई वो नहीं है, उसका नंबर भी प्लस माइनस हो रहा है,
क्लियर है, कितने वर्कर आ रहे हैं, उसका मस्टर रोल, अटेंडेंस रिकॉर्ड, अगर ये सब मिसिंग है, मतलब मेजर कंट्रोल्स अगर मान लो उसके मिसिंग है, तो ऑडिटर बोलेगा कि भैया द ऑडिटर माइट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन इन हिज प्रोग्राम। तो वो अपने प्रोग्राम में लिखेगा कि भैया मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, यानी हो सकता है कि मेरे को फिजिकली जा करके देखना पड़े, है ना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वर्कर in order to find out the workers who do not turn up for the receipt of wages। कौन से वर्कर हैं जो अपनी वेजेस लेने नहीं आए, ठीक है ना। On the other hand, if he is satisfied with the internal control on sales and trade receivables, the auditor can get trade receivables balances confirmed at almost any time reasonably close to the balance sheet date. But if the control is weak, he may feel that he should get the confirmation exactly on the date of the year closing so that he may eliminate the risk of errors and fraud occurring between the intervening period। ठीक है ना, मतलब किसी भी दिन का पूछ लो डेटर से कि आज क्या बैलेंस है, तो वो सही बता देगा कि आज का क्या बैलेंस है। नहीं तो फिर अगर तुमको थोड़ा भी डाउट है तो 31 का एग्जैक्टली पूछो। वैसे अपन 31 का ही पूछ सकते हैं, तो 31 का ही पूछते हैं, मतलब, है ना। ऑल्सो ही मे बी इन अ सिचुएशन डिसाइड to have a large coverage of trade receivables by the confirmation procedure। Also, he may in that situation decide to have a large coverage of trade receivables, है ना, by the confirmation procedure। hello guys, है ना, मतलब वीक है तो ज्यादा डेटर्स को भेज दो। डन, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक पैराग्राफ है, समझ में आ रहा है, जो एक्चुअली में जिसके बारे में हिंट्स पूरे ऑडिट के दौरान, पढ़ते के दौरान मिलती रहती है अपने को, ठीक है ना। अपन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स के जो 4 प्रकार हैं वो अपन कल करेंगे, है ना, ठीक है गाइस। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, नहीं तो मैं चेक करने के बाद ये डिसाइड करूंगा ना। सारे कंट्रोल्स के साथ ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है। एंटिटी जब बनती है तो 100 कंट्रोल लगाती है, एक्चुअल ऑपरेशन में उसके बाद 40 ही रहते हैं। तो कौन से 40 ऑपरेशन में है वो कंट्रोल टेस्टिंग के बाद पता लगता है। फिर उसमें से कौन से मेरे लिए रेलेवेंट है, कौन से मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। देखो, एक एंटिटी अगर अच्छा काम कर रही है, ज्यादा सेल वेल कर रही है, तो भाई कुछ तो कर ही रखा होगा ना उसने, मतलब कहीं तो अच्छा काम कर ही रही होगी वो, ऐसा समझ में आ रहा है।